Hello everyone, very good evening to all and welcome to our YouTube channel Success JK 247। आई होप गाइस आप सब जो हैं बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे और टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। एज़ यू नो कि हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज जो है डे 2 है। अगर अभी तक किसी ने जो है लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। ऑप्शन ए है कुपवाड़ा, बी है किश्तवाड़, ऑप्शन सी है रामबन और ऑप्शन डी है शोपियाँ। सो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा किश्तवाड़। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर। पहले जो थी, अगर हमें जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी तब हमें अगर कोई पूछता कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो वो थी करगिल और लेह। बट आपको पता है कि लद्दाख जो है अलग से यूटी बन गई। तो अब अगर हमें कोई पूछे कि लोएस्ट पॉपुलेशन जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर आपका आ जाएगा किश्तवाड़। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट तो हमने देख ली, वो है किश्तवाड़। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो आंसर क्या आ जाएगा, जम्मू। क्लियर। जम्मू में जो है वो क्या है, हाई पॉपुलेटेड, और किश्तवाड़ जो है लीस्ट पॉपुलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है ये कब से जो है लागू हुआ। ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी है 5 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 2019 और ऑप्शन डी है 9 अगस्त 2019। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एनफोर्सेबल हुआ। क्लियर। तो सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो है बिल लाया गया कहाँ पे, राज्यसभा में। क्लियर। पहले क्या आपको पता है, अगर कोई भी जो है हमने कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए जो है बिल पास किया जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, जब जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 2019 जो है राज्यसभा में कब जो है लाया गया, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त को जो है राज्यसभा ये बिल लाया गया और 5 अगस्त को ही पास हो गया। उसके बाद जो है ये बिल कहाँ पे आया, लोकसभा में। लोकसभा से जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल कब पास हुआ, 6 अगस्त को, उसके अगले ही दिन। और फिर ये जो बिल है ये आपको पता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है। क्लियर। लोकसभा के बाद जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ये प्रेसिडेंट की एसेंट इसको कब मिली, 9 अगस्त 2019। और जैसे ही किसी बिल को, जैसे ही कोई बिल जो है लोकसभा में भी पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो और प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल जाए, उसके बाद जो है बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्लियर। आपने याद रखना है कि लोकसभा से ये बिल कब पास हुआ, 5 अगस्त, उसके अगले ही दिन 5 अगस्त को राज्यसभा से, 6 अगस्त को लोकसभा से और 9 अगस्त को जो है प्रेसिडेंट की एसेंट मिली इस बिल को और ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एनफोर्स हुआ। क्लियर। सो एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा है कि ये जो बिल था J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, ये जो है किसने लाया था, किसने पास किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैं, कौन से मिनिस्टर ने, अमित शाह ने जो है, जैसे मैंने आपको बताया 5 अगस्त 2019 को जो है पास किया। क्लियर। सो क्वेश्चन 3 है, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट, कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट हुई। क्लियर। सो ऑप्शन ए है दिल्ली,
ऑन 15 अगस्त 1942, ऑप्शन बी है बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है लाहौर ऑन 7 जुलाई 1942 और ऑप्शन डी है वार्धा ऑन 7 अगस्त 1942। सो गाइस करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है किसने लॉन्च किया था? महात्मा गांधी ने। आपने याद रखना है कि महात्मा गांधी ने जो है लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। और कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी वजह से जो है, क्योंकि ये कब लॉन्च हुआ? अगस्त के महीने में, तो दैट्स वाई जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोला जाता है? अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही जो है महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, यानी करो या मरो। आपने ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डू और डाई स्लोगन जो है किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और ये स्लोगन कौन सी मूवमेंट के अंदर दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय इट्स, कि साउंड की पिच जो है वो कैसे डिटरमिन की जा सकती है? ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ऑप्शन सी है वेवलेंथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो गाइस होता क्या है, अगर साउंड की पिच को डिटरमिन करना है, आपने याद रखना है पिच को डिटरमिन करने के लिए जो है फ्रीक्वेंसी काम आती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। क्लियर? कि एक टाइम पे कितनी बार जो है ऑसिलेशन हो रही है वो किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अगर मैं आपको ये वेव के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं, जैसे ये है कि एक मिनट में या टाइम यूनिट कुछ भी ले लो, कितनी बार वेव जो है ऑसिलेट करेगी, ठीक है, जैसे कितनी बार ऑसिलेट की? 1 2 3 4 बार ऑसिलेट की, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से जो है पिच जो है डिटरमिन की जा सकती है। अब क्या होता है, अगर किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी? कम होगी साउंड की। क्लियर? अब जो है एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर हमने किसी भी साउंड की लाउडनेस या सॉफ्टनेस देखनी है तो उसके लिए जो है कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ होती है? सो अगर लाउडनेस और सॉफ्टनेस देखनी हो साउंड की, उसके लिए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव काम आती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे ये है, तो ये जो हाइट ऑफ वेव है इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउड क्या होगी? वॉइस होगी। क्लियर? याद रखना आपने, पिच जो है किससे डिटरमिन की जाती है? फ्रीक्वेंसी से। पिच किससे? फ्रीक्वेंसी से। और लाउडनेस या सॉफ्टनेस किससे? एम्पलीट्यूड से। और दोनों का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ J&K। अब हमने क्या बताना है, जैसे आपको पता है 2000 आई थिंक 21 में ही ऑफिशियल लैंग्वेज जो है J&K की इंट्रोड्यूस की। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन ए है आपका कश्मीरी एंड हिंदी ओनली, ऑप्शन बी है उर्दू एंड डोगरी ओनली, ऑप्शन सी है इंग्लिश ओनली और ऑप्शन डी है ऑल कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और डोगरी। सो गाइस करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन डी। तो आपने क्या करना है, इन पांचों लैंग्वेजेस को जो है इनके नाम याद कर लेना है। ये पांचों क्या हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की। कौन कौन सी? कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और डोगरी। क्लियर? तो अब गाइज जैसा आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? 20 नहीं, 25 जो है वो पार्ट्स हैं और स्केड्यूल्स कितने हैं? 12। क्लियर? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल हैं और पार्ट कितने हैं? 25। क्लियर? और 12
स्केड्यूल्स जो हैं उनमें से ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात जो है कौन से स्केड्यूल में की जाती है, स्केड्यूल 8। आपने ये पॉइंट याद रखना है कि स्केड्यूल 8 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है कितना टाइम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में या पास करने में लगाया था। क्लियर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। ऑप्शन ए है 2 years 11 months and 18 days, ऑप्शन बी है 2 years 5 months and 10 days, ऑप्शन सी है 1 year और ऑप्शन डी है 3 years। तो गाइस आपने ये जो है याद रखना है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो हैं लगे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अगर कभी ये दिया होगा 2 years 11 months and 18 days, ये तो सही है ही है, बट मोस्टली क्या किया जाता है, अबाउट 3 years दे दिया जाता है, करीब करीब 3 साल। तो अबाउट अगर लगा होगा और 3 लगा होगा फिर आप इसको सही मान सकते हो, बट एग्जैक्ट यही है 2 years 11 months and 18 days। क्लियर। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया था। तो ये आपने याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। क्लियर। सो अब जो है फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। क्लियर। रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हेल्ड हुई थी। मैं आपको डेट बता देती हूँ 9 दिसंबर, आपने ईयर बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए है सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, बी है लीस्ट ऑन पोल्स, सी है लीस्ट ऑन इक्वेटर, डी है इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो जैसा आपको पता है कि ये जो अर्थ की फोर्स है कि अर्थ जो है कोई भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स को ही क्या बोला जाता है, ग्रेविटी। क्लियर। सो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जैसे आपको पता है हमारी अर्थ जो है कौन सी शेप की है, जियोइड। क्लियर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और ये किसके इक्वल होती है, जी, ये वाला जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास, और नीचे क्या आ जाता है, आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, एम क्या है, मास, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, ये रिलेशन है। क्लियर। और अब अगर यहाँ से आप देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, मतलब अगर रेडियस जो है जैसे जैसे घटता जाएगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और रेडियस अगर बढ़ रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। तो अगर आप जो है अर्थ की शेप को देखें तो जियोइड शेप है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आ जाता है इक्वेटर। क्लियर। और ये आ जाता है इसका नॉर्थ पोल, और ये आ जाता है साउथ पोल। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इक्वेटर में जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर। रेडियस अगर ज़्यादा है, आपको मैंने बताया कि जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। अगर रेडियस ज़्यादा है इट मीन्स जी की वैल्यू कम होगी। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि इक्वेटर पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। क्लियर। और जैसे जैसे हम जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि रेडियस कम होता जा रहा है, रेडियस कम है तो वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। अब फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स में। पोल्स में सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे जो है कम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है इक्वेटर पे। अब एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या किया है, कुछ इनकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं।
स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, आपने जो है इन वैल्यूज़ को लर्न कर लेना है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, टूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ, कि श्रीनगर में जो है टूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है ऑन सेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आने लगता है तो टूलिप फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो अब हमने बताना है कि टूलिप फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, बी है नवंबर दिसंबर, सी है जनवरी फरवरी, डी है जून जुलाई। सो गाइस करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मार्च अप्रैल। तो 2021 में जो है टूलिप फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया, 4 से लेकर 10 अप्रैल 2021 में जो है 21 तक जो है टूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जो कि कहाँ पे है श्रीनगर में। क्लियर, इसका आप नाम याद कर लें कि टूलिप फेस्टिवल इस बार कहाँ सेलिब्रेट हुआ, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन श्रीनगर में। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, बी है इटली रोम, सी है फ्रांस पेरिस, और डी है वाशिंगटन DC। सो गाइस करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। क्लियर, आपने याद रखना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, मोस्टली जो है ऐसा ही है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट हो रही है और O से एंड हो रही है, उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। क्लियर, जैसे होगी हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है W से स्टार्ट होती हैं, O पे एंड होती हैं, उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है ILO, आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। क्लियर, सो आई होप गाइस आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो सीरीज़ को आप जो है लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन जो है, अपडेट जो है मिस ना हो। तो एंड करते हैं फिर सेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।